बोलो। गुड मॉर्निंग। कल हमने चर्चा करी थी यण संधि। अब यण संधि से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में सबसे पहली बात तो ये है, जैसे मान लो शब्द आ गया अपने अभ्यर्थना। अभ्यर्थना शब्द आया, ये शब्द देकर अपने से संधि विच्छेद करवा सकते हैं। दूसरा अभिजोड़ अर्थना, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अभिजोड़ अर्थना। ठीक है, ये देकर अपने को इससे संधि युक्त पद बनाने के लिए बोल सकते हैं। और तीसरी चीज पूछ सकते हैं कि इस शब्द में कौन सी संधि है। इस प्रकार शब्द देकर या तो शब्द का संधि विच्छेद करवाएंगे या विच्छेद से आपसे संधि कार्य करवाएंगे या फिर उस शब्द में संधि का निर्धारण करवाया जा सकता है। तो ये चीज अपने ध्यान में है कि ई के बाद असमान स्वर है, संधि हो गई यण संधि। इसको टुकड़े दिए हुए हैं, इसको जोड़ना अपन ने कल सीख लिया था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अपने ये आ जाती है कि साहब शब्द दे दे तो साहब हम उसका विच्छेद कैसे करें। संधि तो आप बता रहे हो, लेकिन शब्द का विच्छेद हम किस प्रकार से करें। तो देखो, यण संधि से युक्त शब्द जो होते हैं उनमें आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है। पहली बात है, किसी भी शब्द में ये वे या रे वर्ण से ठीक पहले कोई आधा व्यंजन लिखा हो। ये वे रे वर्ण से ठीक पहले कोई आधा व्यंजन वर्ण अगर लिखा हुआ है तो वो शब्द जो है वो प्रायः कर यण संधि से युक्त होता है। ध्यान रखना ये बात, यण संधि वहां मानी जाएगी। कोई भी शब्द है अगर उस शब्द में ये वे रे वर्ण किसी भी रूप में लिखा हुआ है, इस वर्ण के बिल्कुल पहले ठीक पहले कोई भी आधा व्यंजन वर्ण है तो वो प्रायः कर यण संधि से युक्त माना जाता है। अब संधि का निर्धारण तो कर लिया, फिर बताओ सर हम इसका संधि विच्छेद कैसे करें। तो सबसे पहली बात, ये वे या रे वर्ण से पहले लिखे वर्ण को आधे व्यंजन जो लिखा हुआ है, ये वे रे वर्ण से पहले आधा व्यंजन जो लिखा हुआ है, आधे व्यंजन को पूरा करें। इसके बाद ये वे रे वर्ण के अनुसार अगर ये वर्ण लिखा हुआ है तो उस आधे व्यंजन जिसको हमने पूरा किया है उस पर ई या ई की मात्रा लगा देंगे। वे वर्ण लिखा हुआ है तो उ या उ की मात्रा लगा देंगे और रे वर्ण लिखा हुआ है तो री की मात्रा लगा देंगे। और इसके बाद जो तीसरा काम अपने को करना है वो करना है, शब्द में आए ये वे और रे वर्ण को तो छोड़ देना है और जो शेष शब्द बचता है उसे प्लस के बाद लिख देना है। ठीक है जी, ये तीन बातें हुई। सबसे पहले यण संधि की पहचान करेंगे। पहचान का सबसे अच्छा तरीका है, कोई भी शब्द है अगर उसमें ये वे रे वर्ण लिखा हुआ है और उससे ठीक पहले कोई भी आधा व्यंजन वर्ण लिखा हुआ है वो प्रायः कर कौन सा शब्द होगा, यण संधि से युक्त होगा। अब संधि भी करेंगे, उसका विच्छेद कार्य करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये वे रे वर्ण से ठीक पहले लिखे आधे व्यंजन वर्ण को पूरा करेंगे। दूसरा काम क्या करना है, अगर उस आधे व्यंजन के ठीक बाद में यह वर्ण लिखा हुआ तो उस आधे वर्ण पर ई की मात्रा लगा देंगे। वह वर्ण लिखा हुआ है तो उ की मात्रा लगा देंगे। रे वर्ण लिखा हुआ है तो री की मात्रा लगा देंगे। उसके बाद यह वह और रे वर्ण को छोड़ देंगे और शेष जो भी शब्द बचता है वो प्लस के बाद लिख देंगे। चलो अब देखते हैं कि ये नियम कहां तक काम करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में आप अच्छे से उसे लिख सकते हो। ओके, ठीक। अब देखते हैं अपन इनको शब्दों पर
प्रयोग करते हैं कि देखें ये नियम अपना काम करता है या नहीं करता। सबसे पहले शब्द आया, जैसे मान लो शब्द आ गया नार्योचित। नार्योचित शब्द आ गया और इस शब्द में हमसे पूछ लिया कि साहब इस शब्द में कौन सी संधि है। तो सबसे पहला आपने पहला नियम देखा कि किसी भी शब्द में यह वर्ण से ठीक पहले अगर आधा व्यंजन वर्ण है तो वो यण संधि से युक्त माना जाएगा। यहाँ पर यह वर्ण लिखा हुआ है और ये के ऊपर रे है, इसका मतलब ये रे वर्ण ये से पहले है और कैसा है, आधा है। कल मैंने आपको बताया था कि रे वर्ण अगर आधा होगा तो वो आगे वाले व्यंजन के ऊपर चढ़ा जाएगा, ठीक है। तो रे वर्ण आधा है, इसलिए संधि कौन सी हो गई, यह वह रे वर्ण से ठीक पहले आधा व्यंजन होने पर संधि कौन सी करते हैं, यण। अगर संधि का निर्धारण करवाए तो संधि कौन सी हो गई जी, यण संधि हो गई। लेकिन अगला कहता है नहीं साहब संधि से काम नहीं चलेगा, संधि तो कोई भी बता दे लेकिन आप इसका विच्छेद करके बताओ मेरे को। तो विच्छेद करके बताने के लिए सबसे पहला नियम हमने देखा कि यह वह रे वर्ण से ठीक पहले लिखे आधे व्यंजन को आपको क्या करना है, पूरा करना है। तो ये आधा व्यंजन क्या था, रे वर्ण आधा था, ये लो मैंने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। दूसरा नियम क्या लिखा कि यह वर्ण अगर लिखा हुआ है आधे व्यंजन के बाद तो यह वर्ण की जगह उस वर्ण पर ई की मात्रा लगाएंगे। तो नार के ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नारी। अब नारी के बाद में यह वर्ण को छोड़ देंगे। अब यह छोड़ना कैसा है अपने को, आधा है, लेकिन यहां लिखा हुआ क्या है, यू। तो यू माइनस यह बराबर, यू माइनस यह बराबर उ, क्योंकि u में से यह निकाला u बच गया तो यह को तो छोड़ दो, u बचा, शेष है चित। ये लो साहब संधि विच्छेद भी हो गया, नारी जोड़ उचित। अब इसको प्रमाणित करने के लिए आप चाहे जोड़कर कर लो या फिर इसे सीधा कर दे। दूसरा उदाहरण देखिए उ वाला, जैसे मान लो शब्द आ गया साध्वाज्ञा, साध्वाज्ञा। अब साध्वाज्ञा शब्द है, इसमें अपने से संधि पूछ ले कि साहब साध्वाज्ञा शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वह वर्ण लिखा हुआ है, वह वर्ण से ठीक पहले आधा व्यंजन वर्ण है, आधा व्यंजन वर्ण होने के कारण संधि कौन सी हो गई, यण हो गई साहब। इसमें भी यण संधि हो गई, ठीक है, यण संधि हो गई। तो यण संधि का विच्छेद करेंगे तो सबसे पहला बात क्या है कि आधे व्यंजन को पूरा करेंगे। तो क्या बन गया, साध। साध के बाद क्या है, वह वर्ण, वह वर्ण की जगह मात्रा कौन सी लगाएंगे, उ की। तो क्या हो जाएगा, साधु। साधु के बाद में वह वर्ण को छोड़ देंगे और क्या हो गया, आज्ञा। शब्द क्या बन गया, साध्वाज्ञा। इसी प्रकार हम सारे शब्दों को कर सकते हैं। अब देखो परीक्षा में जैसे प्रश्न आ जाए, परीक्षा में प्रश्न आ गया कि साहब निम्न में से यण संधि का उदाहरण नहीं है। अब इतनी देर में आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि साहब संधि यण का तो कोई आ जाएगा तो मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर देखो प्रश्न कैसे आते हैं, आप मन में देखो, कोई भी स्टूडेंट जब एग्जाम देने जाता है तो वो पूरे सिलेबस को कवर करके जाता है, ठीक है, वो पूरा सिलेबस पढ़ के जाता है। फिर भी आज तक चाहे कितना ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, आज तक का रिकॉर्ड है आरपीएससी या बोर्ड की कोई भी एग्जाम हो उसमें 100% किसी के नहीं आते हैं। उसका कारण क्या है, कारण ये है कि हम उसे जिस रूप में पढ़कर जाते हैं परीक्षा में उस रूप में वो प्रश्न पुटअप नहीं होता है। अब जैसे आपने सारे ये नियम बनाने के घटाने के लिख दिए, लेकिन मैंने एक प्रश्न बनाया, जैसे आ गया शब्द साहब स्वागत, अभ्यागत, स्वाधीन, और चौथा ऑप्शन दे दिया साहब कोई नहीं। अब प्रश्न है निम्न में से यण संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है जी। अब प्रश्न में ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन है स्वागत, बी ऑप्शन है अभ्यागत, सी ऑप्शन है स्वाधीन और डी ऑप्शन है
कोई नहीं। आप सीधे किधर जाओगे, नियम की ओर जाओगे कि गुरुजी ने बताया था यह वह रे वर्ण से ठीक पहले आता व्यंजन होगा तो वो क्या होगा, यण संधि से युक्त होगा। तो देखो वैसे ठीक पहले आधा व्यंजन है, यण संधि हो गई। ये ठीक पहले आधा व्यंजन है, यण संधि हो गई। वैसे ठीक पहले आधा व्यंजन है, यण संधि हो गई। तीनों में यण संधि है। यण संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है, इसलिए हम उत्तर क्या कर देते हैं, डी उत्तर नहीं है। घर आते हैं, घर आकर कहते हैं कि साहब सही है प्रश्न। देखो हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें आप प्रश्न करते हो, और जितने भी विषय हैं उनमें जब हम प्रश्न हल करते हैं परीक्षा में बैठकर, माइनस मार्किंग परीक्षा होती है, उसमें जब हम प्रश्न करते हैं तो जो प्रश्न हमें नहीं आता है ना तो उसे हम छोड़ देते हैं, माइनस मार्किंग से बचते हैं। लेकिन हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपको प्रश्न छोड़ने नहीं देगा, वो ये कहेगा नहीं करो इसे, और अगर करोगे तो अगर पढ़कर जा रहे हो तो सही कर दोगे, नहीं पढ़कर गए गलत कर दिया। लेकिन सामान्य पढ़कर गए, आपने ये प्रश्न किया, यहाँ पर आप सोचोगे कि सही है मेरा, लेकिन ये प्रश्न आपका गलत है। क्यों गलत है बोलो गुरुजी, अभी तो आप बता रहे थे कि साहब ये वैसे ठीक पहले आधा व्यंजन आ जाए तो वो यण संधि से युक्त होता है। यहाँ पर आप कोई नहीं उत्तर गलत बता रहे हो। तो देखो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है, मैंने वहां पर क्या बोला था, प्रायः है, 100% नहीं, प्रायः। दूसरी चीज, एक छोटी सी चीज और ध्यान रखना उन 3 नियमों के बाद में, स्व, स्वा, स्वे, ऐसे शब्द, मतलब ऐसा शब्द जिसमें दंते स वर्ण के ठीक बाद व वर्ण लिखा हुआ है, उस शब्द में जरूरी नहीं है सभी में यण संधि हो। अगर वो शब्द, अब कैसे पता चलेगा कि साहब यण है या नहीं है, देखो शब्द आते हैं, ये शब्द आए सारे के सारे, ये शब्द है, इन शब्दों में अगर देखें तो ये स्व से शुरू हो रहा है, ये भी स्व से शुरू हो रहा है। इसमें तो आप यण कर रहे हो, इसमें ये यण नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे, तो एक चीज ध्यान रखना, स्व स्वा से शुरू होने वाला कोई भी शब्द यदि अपना, अपनी, अपने, इन 3 अर्थों में से किसी एक अर्थ को प्रकट कर रहा है, अपना, अपनी, अपने, तीनों समानार्थी शब्द हैं, केवल लिंग वचन बदला है, ठीक है। तो अपना, अपनी, अपने शब्द को संबोधित करता है या उस अर्थ को प्रकट करता है तो उस शब्द में कभी भी यण संधि नहीं मानी जाएगी। ध्यान रखना, स्व या स्वा से शुरू होने वाला कोई भी शब्द यदि अपना, अपनी, अपने अर्थ को प्रकट कर रहा है तो वहां कभी भी यण संधि नहीं मानी जाएगी। और स्व स्वा से शुरू होने वाला शब्द यदि अपना, अपनी, अपने अर्थ को प्रकट नहीं कर रहा है तो वहां यण संधि होगी, ठीक है। अब यहां पर हम दोनों को देखें तो स्वागत, स्वागत किसे कहते हैं, सुधन आगत, सु का मतलब अच्छा, आगत का मतलब आगमन, जिसका आगमन अच्छा होता है वही क्या कहलाता है, स्वागत कहलाता है। लेकिन यहां अगर मैं करूं सुधन आधीन, अगर यण मानोगे तो सुधन आधीन होगा। अब सु का मतलब तो अच्छा आता है, आधीन का कोई मतलब नहीं निकलता, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इसका मतलब भी निकाले तो सु का मतलब अच्छा, अधीन का मतलब नियंत्रण में, तो जो अच्छी तरह से नियंत्रण में रहता है उसे हम स्वाधीन नहीं कहते। स्वाधीन किसे कहा जाता है, स्व जोड़ अधीन, मतलब जो स्वयं के, स्व का मतलब स्वयं, अधीन, जो स्वयं के अधीन रहता है उसे स्वाधीन कहते हैं। इसलिए यहाँ पर स्वयं के अधीन मतलब अपने अधीन रहने वाला क्या कहलाया, स्वाधीन। इसलिए यहाँ अपना, अपनी अर्थ को प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर यण संधि नहीं मानी जाएगी। कोई नहीं वाला ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ कौन सा होगा, स्वाधीन। इसी प्रकार आ जाए मान लो स्वावलंब, स्वावलंब, स्वच्छ, स्वार्थ और सभी, ये 4 ऑप्शन आ गए अपने पास, ठीक है जी। और पूछ लिया निम्न में से यण संधि किसमें है, तो फिर वही वैसे पहले आधा वर्ण, वैसे पहले आधा वर्ण, वैसे पहले आधा वर्ण, उत्तर कर देंगे साहब सभी। लेकिन यहाँ सभी उत्तर नहीं होगा, वही बात, अपना, अपनी, अपने अर्थ। स्वार्थ किसे कहते हैं, जो अपने अर्थ में सीमित रहता है उसे क्या कहते हैं, स्वार्थ। अपना अर्थ जो होता है वो कौन सा होता है, स्वार्थ। स्वावलंब, जो स्वयं के अवलंब मतलब अपने अवलंब, अवलंब का मतलब होता है सहारा, अपने सहारे पर खड़ा होता है उसे स्वावलंब कहते हैं और इसे स्वार्थ कहते हैं।
अपने अर्थ को, लेकिन स्वच्छ जो अच्छी प्रकार से अच्छा होता है उसे स्वच्छ कहा जाता है। इसलिए सुधन अच्छ ये शुद्ध माना जाएगा, ये दोनों शुद्ध नहीं माने जाएंगे, इसलिए ये सभी उत्तर नहीं होकर यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, स्वच्छ में ही केवल यण संधि है, बाकी दोनों में दीर्घ संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपने को यण संधि ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। अब चलते हैं